हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि नर जनन तंत्र का जो निम्न बिंदु थे उसमें प्रथम बिंदु था हमारा प्राथमिक जनन अंग यानी कि वर्षण। वर्षण के बारे में हम बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में सर्टोली कोशिका का कार्य हमारा अंतिम बिंदु था। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र का जो नेक्स्ट बिंदु है वो कौन सा है, सहायक जनन अंग यानी कि सहायक जनन अंगों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो रेता नलिकाएं होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वलसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं सहायक जनन अंग यानी कि जनन में सहायता प्रदान करने वाले वो अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरी बिल्कुल डिटेल के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल पूरा खुल करके बताएंगे दोस्तों। वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण के पृष्ठभाग में जाकर वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण के पृष्ठभाग में जाकर जाल के समान संरचना का निर्माण करती है। इसे वर्षण जालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्षण जालक यानी कि वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं। हम इसको की पॉइंट के साथ में ऐड करते जाएंगे तथा दोस्तों बिल्कुल की पॉइंट के साथ में आप नोट्स में ऐड करते रहिएगा, तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे तो दोस्तों, तथा साथ में नोट्स के साथ में अध्ययन करते जाएंगे। वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण की वर्षण वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण के पृष्ठभाग में जाकर वर्षण के किसमें, पृष्ठभाग में जाकर पृष्ठभाग में वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण के पृष्ठभाग में जाकर जाल के समान संरचना का निर्माण करती है। जाल के समान संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्षण जालक कहते हैं। यानी कि सहायक जनन अंग में वर्षण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण के पृष्ठभाग में जाकर खुलती हैं या उसका निर्माण करती हैं जाल के समान। तो इसे क्या कहते हैं, वर्षण जालक कहते हैं। जाकर जाल के समान संरचना का निर्माण करती है, इसे वर्षण जालक कहते हैं। ठीक है, वर्षण जालक से नलिका समान अपवाहक नलिकाएं क्या वर्षण जालक से नलिका समान अपवाहक नलिकाएं शुक्रवाहिकाएं निकलती हैं। क्या मैंने आपको डायग्राम पहले से ही ऐड कर दिया है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि वर्षण जालक से नलिका समान अपवाहक नलिकाएं शुक्रवाहिकाएं निकलती हैं। शुक्रवाहिकाएं, ये शुक्रवाहिकाएं निकलती हैं किसके समान, नलिका समान शुक्रवाहिकाएं निकलती हैं। ये अत्यंत कुंडलित होती हैं। ये क्या होती हैं, अत्यंत कुंडलित होती हैं। ये क्या होती हैं, अत्यंत कुंडलित होती हैं। ये क्या होती हैं, अत्यंत कुंडलित यानी कि कुंडलित नुमा संरचनाएं होती हैं। वर्षण के भीतरी किनारों पर अधिवर्षण का निर्माण करती है। वर्षण के किनारों पर यानी कि यहाँ अधिवर्षण का क्या करती है, निर्माण करती है। एपिडीमाइमस के चौड़े भाग से शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी निकलती है एपिडिडमाइमस की एपिडीमाइमस के चौड़ा भाग से शुक्रवाहिनी निकलती है, जो वर्षण दंड के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती है। दंड के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा अपनी ओर ठीक है, अपनी ओर क्या करती है, ये अपनी ओर निकलती है क्या, शुक्रवाहिनी दंड के समान उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा अपनी ओर मूत्रवाहिनी के चारों ओर अंडवाहिनी जो कि दंड के सहारे उदर गुहा में क्या होती है, निकलती है। ठीक है, और ये घूम करके किस में खुलती है, ये घूम करके खुलती है किस में, शुक्राशय में। ये क्या है, ये शुक्राशय है।
ये क्या है? शुक्राशय। इसमें घूम करके खुलती है। अब शुक्राशय क्या है सर? इसकी बात करें हम, ये क्या है? शुक्राशय। अब ये शुक्राशय क्या है? ये शुक्राशय क्या है? ये शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक ग्रंथि संरचना है जो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। हम इसको बिल्कुल की पॉइंट के साथ में ऐड करते जाएंगे। शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक ग्रंथि संरचना है, ग्रंथि संरचना है जो वीर्य का 60 से 70%, जो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। भाग बनाता है कौन? शुक्राशय। ये एक ग्रंथि संरचना है जो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। अब सर ये वीर्य क्या है? ये वीर्य क्या है? वीर्य एक क्षारीय द्रव्य है। क्या है? क्षारीय द्रव्य है। वीर्य एक क्षारीय द्रव्य है। ये क्या है? ये क्षारीय द्रव्य है जिसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोस्टेट। जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज, प्रोटीन, ये पाए जाते हैं। फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टेटा ग्लैंडिन, ये पाए जाते हैं। वीर्य एक क्षारीय द्रव्य है। इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? यह शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करते हैं। यह शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करते हैं तथा शुक्राणुओं की गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं तथा शुक्राणुओं की गति हेतु, शुक्राणुओं की गति हेतु क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं तथा शुक्राणुओं की जो गति उसके लिए क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। अब प्रोस्टेटाग्लैंडिन मादा के गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। प्रोस्टेटाग्लैंडिन ये है, प्रोस्टेटाग्लैंडिन ये मादा के प्रोस्टेटाग्लैंडिन मादा के गर्भाशय, न्यूट्रस गर्भाशय में क्या करता है? संकुचन पैदा करता है। अब इस संकुचन से क्या होगा सर? ये क्या करता है? मादा के गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सके। जिसे शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं किसके? नर के। संकुचन पैदा करता है जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सके। संकुचन पैदा करता है जिससे क्या होगा? शुक्राणु आसानी से गति कर सके। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन मादा की गर्भाशय में पाया जाता है जो काम क्या करता है? संकुचन उत्पन्न करता है जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सके। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये क्या है कि इसमें छोटा पड़ गया हम डायग्राम बनाने के कारण से, तो हम इसको पहले ऊपर से हटा लेते हैं। आप इसको की पॉइंट के साथ में ऐड करते रहिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए आप।
हम इसको ऊपर से हटा लेते हैं। ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब बात करने वाली है किसकी? शुक्राशय मूत्र मार्ग के आधार में खुलता है। जो ये शुक्राशय है यह मूत्र मार्ग के आधार में खुलता है। यह मूत्र मार्ग के आधार में खुलता है, जो आगे की ओर शीशन से जुड़ा होता है। यह आगे की ओर शीशन से जुड़ा होता है। कौन? शुक्राशय। इसकी बात करने वाली, इसकी बात करें कि शुक्राशय मूत्र मार्ग के आधार पर खुलता है, जो आगे शीशन की ओर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे शीशन की ओर जुड़ा हुआ होता है। अब ये सर शीशन क्या है? शीशन नर का मैथुन अंग होता है। शीशन, शीशन नर का मैथुन अंग होता है। शीशन क्या होता है? नर का मैथुन अंग होता है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। विशेष प्रकार के ऊतकों यानी कि टिश्यूज, ऊतकों का बना होता है। विशेष प्रकार के ऊतकों का बना हुआ होता है। ठीक है, अब रक्त संचार के द्वारा सेशन में इरेक्शन यानी कि तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन के समय, रक्त संचार के समय, रक्त संचार के समय इस सेशन में, रक्त संचार के समय इस सेशन में क्या हो जाता है? इरेक्शन यानी कि तनाव, इरेक्शन यानी कि तनाव उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा? इरेक्शन या बोल सकते हैं तनाव क्या हो उत्पन्न हो जाता, उत्पन्न हो जाता है। अब इस तनाव से क्या होगा? जिससे वीर्य सेचन होता है। जिससे क्या होता है? वीर्य सेचन, वीर्य सेचन होता है। अब ये वीर्य सेचन क्या होता है? वीर्य सेचन यानी कि नर के शीशन के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन। नर के शीशन के द्वारा मादा की योनि में शुक्राणुओं को पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो होती है वीर्य सेचन, जिसे हम इंग्लिश वर्ड में कह सकते हैं इंसेमिनेशन होता है। अब शीशन का अंतिम वर्धित भाग, शीशन का अंतिम ये भाग, शीशन का अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है शीशन मुंड। ये क्या कहलाता है? शीशन मुंड। शीशन का अंतिम वर्धित भाग, शीशन का अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है? शीशन मुंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये शीशन मुंड कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा के द्वारा ढका होता है। ये एक ढीली, एक ढीली त्वचा के द्वारा, ढीली स्किन के द्वारा ढका होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं, प्रीप्यूस बोल सकते हैं या अग्रछद बोल सकते हैं। ये एक शीशन ढीली त्वचा, ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या बोल सकते हैं? फोर स्किन या बोल सकते हैं प्रीप्यूस या बोल सकते हैं अग्रछद, अग्रछद ये बोल सकते हैं। यानी कि शीशन एक ढीली त्वचा के द्वारा ढका होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? फोर स्किन, प्रीप्यूस या बोल सकते हैं क्या? अग्रछद बोल सकते हैं।
अब सर ये शीशन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? शीशन का मुख्य कार्य, शीशन का मुख्य कार्य, इसका काम क्या होता है इस शीशन का? शीशन का जो मुख्य कार्य होता है वो मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को वीर्य सेचन के माध्यम से, शीशन का मुख्य कार्य, शीशन का मुख्य कार्य क्या होता है? वीर्य सेचन के मध्य मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को वीर्य सेचन के माध्यम से, वीर्य सेचन के वीर्य सेचन के माध्यम से मादा की योनि में पहुंचाना, मादा की योनि में पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ये इसका क्या होता है? ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो हमारा जो ये नर जनन तंत्र का सेकंड पॉइंट था, सहायक जनन अंग, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीट होता है। सेकंड नर जनन तंत्र पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसका ये बिंदु नेक्स्ट सहायक जनन अंग, ये कंप्लीट होते हैं कि जनन अंग में सहायता प्रदान करने वाले जो ऑर्गन होते हैं, वो अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लीजिए आप। नर जनन तंत्र का जो हमारा जो थर्ड यानी कि तीसरा जो पॉइंट या बिंदु आता है वो आता है सहायक जनन ग्रंथि, यानी कि जनन में सहायता प्रदान करने वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें जो पहली जो ग्रंथि आती है वो आती है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें जो पहली जो ग्रंथि आती है वो आती है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि। इस प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है, इसकी भूमिका क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है? यह मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि है, यानी कि यह मूत्र मार्ग के आधार पर, इस मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि है जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि है। अब इसके द्वारा की पॉइंट के साथ में मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि, मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा सारीय द्रव्य स्रावित किया जाता है। इसके द्वारा जो सारीय द्रव्य, सारीय द्रव्य स्रावित किया जाता है, इसके द्वारा सारीय द्रव्य स्रावित किया जाता है। ठीक है। इस द्रव्य में सिट्रिक अम्ल, फाइब्रोलाइसिन तथा स्पर्मिन पाए जाते हैं। इस द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक, फाइब्री नोलाइसिन तथा स्पर्मिन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं तथा फाइब्रिनोलाइसिन पाए जाते हैं। अब ये शुक्राणुओं को गतिशील हेतु बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या काम करते हैं? शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने के लिए, शुक्राणुओं को गतिशील
गतिशील बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। गतिशील बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसका ये काम होता है। सिट्रिक अम्ल फाइब्रिनोलाइसिन, इस पर में इनका क्या काम होता है, शुक्राणुओं को गतिशील प्रदान करने में ये अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब जो सेकंड जो ग्रंथि आती है वो आती है काउपरस ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। सेकंड जो ग्रंथि आती है वो आती है काउपरस ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। सेकंड जो ग्रंथि आती है वो आती है काउपरस ग्रंथि। काउपरस या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब ये ग्रंथि क्या काम करती है, काउपरस ग्रंथि या यूरेथ्रल ग्रंथि क्या काम करती है, ये एक जोड़ी प्रोस्टा ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। ये एक जोड़ी प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसके नीचे स्थित होती है। यह एक लसलसा सारे द्रव्य स्रावित करती है। जो ये द्रव्य क्या काम करता है, मूत्र मार्ग को सारे एवं चिकना बनाता है जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सके। इसके द्वारा एक द्रव्य यानी कि जो इसके द्वारा एक क्षारीय द्रव, इसके द्वारा एक क्षारीय द्रव लसलसा सारे द्रव लसलसा स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है। जो शुक्र जनन के समय शुक्राणु आसानी से गति कर सके, आसानी से गति कर सके, ये इसकी अहम भूमिका होती है। काउपरस ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की एक सारे द्रव्य यानी कि लसलसा सारे स्रावित किया जाता है जो शुक्र जनन के समय शुक्राणुओं को आसानी से गति कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात किए हैं नर जनन तंत्र के जो सेकंड बिंदु था हमारा सहायक जनन अंग और थर्ड था हमारा सहायक जनन ग्रंथि। तो आज के सेशन में हम ये बात किए, तो मिलते हैं कल के सेशन में मादा जनन तंत्र के साथ में। तब तक के लिए बने जय जय भारत।